अ, बच्चों, आज अपन अरस्तू के पाठ तृतीय वर्ष जो अपना फर्स्ट पेपर है, प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और विचारधारा है, उसमें अरस्तू का पाठ पढ़ रहे थे। अरस्तू की विचारधारा की विशेषताएं। और अपन ने कल जो है ना, राज्य की उत्पत्ति, अरस्तू के अनुसार राज्य का विकास और अरस्तू के अनुसार राज्य की विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में भी अपन ने एक बिंदुवार पॉइंट वाइज डिटेल में अपन ने देखा था कि किस तरह से अरस्तू राज्य की विशेषताओं का उल्लेख करता है, राज्य शासन में भेद करते हुए, और वो आंगिक सिद्धांत और वो प्राकृतिक सिद्धांत इत्यादि। अब आज अपन राज्य के प्रमुख कार्य, अरस्तू के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य क्या क्या है, इसका अपन उल्लेख करेंगे। अपन जानते हैं कि अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है, तो राज्य को वो बहुत बृहत दायित्व भी देता है। और हम जानते हैं कि आदर्शवादी राज्य का समर्थन करते हुए वो राज्य को सर्वव्यापी मानता है। राज्य एक बृहत है, सर्वोपरि है, तो राज्य के कार्य भी निश्चित रूप से अधिक हो जाते हैं, राज्य का कार्य क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है। अब ये क्या है कि उसमें जैसे कहते हैं कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए बुनियाद है। एंड ऑफ स्टेट इज नॉट मियर लाइफ बट गुड लाइफ, यानी कि राज्य के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, ये सबसे मुख्य कार्य, ये सारांश है कि राज्य का एक कार्य है। और इसे सत्ता शासन करना नहीं, बल्कि वो इसके राज्य के जीवन को अच्छा बनाना। इसमें सबसे पहले कि सत्कार्य को प्रोत्साहन देना, राज्य का एक कार्य है सत्कार्य को प्रोत्साहन देना, यानी कि वो अपने नागरिकों की भलाई के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और उसके अंतर्गत जो नागरिकों को ऑनेस्टी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, न्यायनिष्ठता इत्यादि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अंततः वही हमें राज्य के सत्कार्यों और हमें न्याय की ओर ले जाता है। इसलिए जो उसकी किताब है पॉलिटी, उसमें वो नागरिकों में राज्य बताता है, पॉलिटिक्स को ही वो नागरिकों में राज्य बताता है। दूसरा है पॉइंट, राज्य का कार्य श्रेष्ठ गुणों का विकास, यानी कि राज्य की सत्ता जो है वो उत्तम जीवन के लिए तो है ही, साथ में संपूर्ण नागरिकों के बीच, नागरिकों में और राज्य के विविध संस्थाओं में जो श्रेष्ठ गुण है उनका विकास का कार्य राज्य का है, ऐसा अरस्तू कहता है। फिर एक और बिंदु है, वो है स्वाध्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अब शिक्षा प्रणाली का उल्लेख प्लेटो भी करता है। प्लेटो ने तो जीवन शिक्षा को जीवन पर्यंत माना है, उसका जो दार्शनिक राजा है वो शिक्षा के माध्यम से तैयार होता है। अरस्तू ने जो है वह भी कहा है कि वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्वाध्यायपूर्ण हो और जिसके माध्यम से वो स्वतः ज्ञान प्राप्त करने की एक लिप्सा हो, एक लालसा हो। और शिक्षा की व्यवस्था ऐसी भी है जिसके बीच में एक सतत नहीं, एक पर्याप्त गैप, विकास अवकाश भी होना चाहिए, जिससे वो सीखने, लर्निंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा बना रहे, उससे उसमें अवकाश होना चाहिए। फिर एक और कार्य है राज्य का, वो है नैतिक और मानसिक शक्तियों का विकास, यानी राज्य का सदस्य जो है, राज्य का सदस्य अर्थात नागरिक, पशुवत और पशुओं से ऊपर उठना चाहिए, पशुवत गुणों से। और उसके लिए राज्य का ये कार्य है कि उसे मनुष्य बनाए, मानवता मनुष्यता का पाठ पढ़ाए, उनमें उच्चतर नैतिक और मानसिक शक्तियों का विकास करे। और फिर एक और कार्य है राज्य का, वो है जन कल्याण। जन कल्याण यानी कुल मिलाकर ये है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्यों की, नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। तो इसमें जो है वो कुल मिलाकर वेलफेयर स्टेट जो है, वो उसके वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की एक प्रकार से आधारशिला भी रखता है। जो हम देखते हैं कि उदारवाद यानी कि सकारात्मक उदारवाद के में ग्रीन, कांट और ऐसे लास्की ऐसे विचारकों ने जब उदार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी है, उसमें यही कहा है कि अंततः राज्य का अस्तित्व है व्यक्तियों के हितों की रक्षा, और सभी के लिए, कोई किसी एक वर्ग के लिए नहीं। तो वो कुल मिलाकर जन कल्याण की बात भी करता है, जन कल्याण को बढ़ावा देना।
और इन सब के अतिरिक्त जो एक और कार्य है वो है कुल मिलाकर क्योंकि नागरिकों के हितों की रक्षा करना है, तो राज्य का एक कार्य है राज्य में कानून व्यवस्था लागू करना, जिससे अपराधों को रोका जा सके और नागरिकों का जीवन उत्तम हो सके, नागरिकों का जीवन सुखमय हो सके। तो यानी कि राज्य इसका इस कार्य के माध्यम से राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में बहुत बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि जेएस मिल हो या फिर बाद के एडम स्मिथ हो या दूसरे व्यक्तिवादी विचारक हो, उन्होंने राज्य की इसी कार्य को की आलोचना की है और इसे नेसेसरी एविल कहा है, यानी कि बुराई का, आवश्यक बुराई का है। तो अरस्तु कहता था कि ये कार्य जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों को अगर अच्छा जीवन प्रदान करना है तो हमें उनको कानून व्यवस्था का अधिकार देना पड़ेगा, ताकि विभिन्न प्रकार के अपराध हो जिससे नागरिक जीवन डिसरप्ट होता है, बाधित होता है, वो ठीक हो सके। ठीक है, ये तो राज्य के कुछ कार्य हैं प्लेटो के अनुसार, अरस्तु के अनुसार। अब अपन अरस्तु के अनुसार ही आज संविधान एक शासन का वर्गीकरण जो है उन्होंने किया, वो उसको भी देखते हैं। शासन का जो वर्गीकरण किया है, प्लेटो का शासन तंत्र अपन ने देखा था, तो उसी के अनुसार वो चलता है। और जो 3 स्वरूप है, शुद्ध और विकृत, प्योर एंड परवर्टेड, संख्या के हिसाब से राजतंत्र बनाम निरंकुश तंत्र, मोनार्की बनाम टेरनी, अरिस्टोक्रेसी वर्सेस ओलिगार्की यानी कि कुलीन तंत्र बनाम अल्पतंत्र, और मध्य वर्ग तंत्र बनाम पॉलिटी वर्सेस डेमोक्रेसी, मध्य वर्ग तंत्र बनाम लोकतंत्र। इसी आधार पर उसने ये अपने समुदायों की व्याख्या की है और विभिन्न शासन के स्वरूपों की व्याख्या की है। अरस्तु के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रणाली जो है वो राजतंत्र है। अरस्तु के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रणाली राजतंत्र है क्योंकि वो अपने गुणों के आधार पर, उसके असाधारण गुणों के आधार पर वो राज्य के विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है और इस विवेकपूर्ण निर्णय के कारण राज्य के हितों की रक्षा होती है, नागरिकों के भी हितों की रक्षा करती है। जब राजतंत्र विकसित हो जाता है तो निरंकुश तंत्र बन जाता है और ये तानाशाही में बदल जाता है और ये स्वार्थ सिद्धि का, शासक वर्ग के लिए स्वार्थ सिद्धि का एक शासन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है अरस्तु कि जो दूसरा शुद्ध रूप है वो है जिसमें कुछ लोग शासन करते हैं, वो है कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी, है ना। कुलीन तंत्र में भी जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक वंशानुगत और एक दूसरा आयु के आधार पर। जो पहले प्रकार है उसमें व्यक्ति सदैव के शासक होते हैं, हमेशा के लिए, यानी एक ही परिवार, एक ही वंश के शासक होते हैं। और दूसरे में जो है वो कुछ वयस्क व्यक्ति, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जिनके गुणों जो आयु के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, ऐसे लोगों का शासन होता है। तो कुलीन तंत्र के भी 2 स्वरूप का उन्होंने गिनाया है। और इसी का जो विकृत रूप है वो अल्पतंत्र है। जब ये कुलीन तंत्र विकृत हो जाता है, उसके शासन शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है अपने स्वार्थ के लिए और शोषण बढ़ जाता है, तो उससे जनता में विद्रोह की संभावना प्रबल हो जाती है और वो जो है वो है वर्गतंत्र, अल्पतंत्र या अल्पतंत्र। और इसके बाद जो है पॉलिटी है, मध्य वर्ग तंत्र है। यह है शुद्ध व्यवस्था जिसमें बहुत सारे लोग शासन में भाग लेते हैं और इसमें जो है समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को ग्रहण किया जाता है, जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है। और इसका जो विपरीत रूप है जिसमें जिसको लोकतंत्र कहते हैं, अरस्तु ने कहा है, उसमें व्यक्ति जो कम विवेकपूर्ण होते हैं वो निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं और इसलिए विकृत स्वरूप है। ये तीनों स्वरूप जो है संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, जिसको अरस्तु श्रेष्ठ मानता है, कुछ जनों का शासन कुलीन तंत्र और अल्पतंत्र, और फिर कई जनों का शासन, अधिकांश जनों का शासन जिसमें मध्य वर्ग तंत्र और लोकतंत्र यानी पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी, ये अरस्तु के शासन की का विभाजन है। अब अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण, हम जानते हैं कि अरस्तु ने संविधान का बहुत ज्यादा
अध्ययन किया है, एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया, और उसका जो संविधान है, जो यूनानी में उसको पॉलिटिया कहते हैं, पॉलिटिया, वो मूल रूप से वही नियमों और कानूनों का समुच्चय है, संग्रह है। और संविधान जो है वो कुछ इस तरह की, संविधान की परिभाषा सामान्य रूप में राज्य के शासन पदों और विशेषतया जो शासक वर्ग है उसके संगठन के रूप में किया जाता है अरस्तू के अनुसार, यानी कि शासन कैसे चलाया जाए, शासक वर्ग कैसे उसे लागू करे, संविधान ये है। और संविधान जो है, जो शासन वर्ग, जिस शासन प्रणाली की मैंने बात की, तीनों की, तीन शुद्ध और विकृत की, वो असल में उसके संविधान का ही वर्गीकरण है, और इसी के आधार पर शासन वर्ग स्थापित होता है, शासन स्थापित होता है, शासक वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। तो वो संविधान इस तरह से शुद्ध और विकृत रूप में आता है अरस्तू के अनुसार। देखिए, ये तो संविधान और शासन तंत्र की वर्गीकरण की बात हो गई। इसकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक तानाशाही माना गया, और इसको राजतंत्र को ही श्रेष्ठ कह देना, ये अपने आप में लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं दिखता है। इसके बाद अपन अरस्तू के न्याय सिद्धांत के अगले व्याख्यान में बात करेंगे।